Hello everyone, it's Parth again, and I welcome you all to the very next lecture of our series of modern history. This is the fourth lecture of the series and we are continuing with the first chapter, Decline of Mughal Empire. इससे पहले हमने थर्ड लेक्चर में देखा था नादिर शाह के बारे में हमने बात करी थी. मैंने आपको बताया किस तरह से नादिर शाह ने पर्शिया को बचाया फ्रॉम इट्स श्योर डिसइंटीग्रेशन. हमने बात करी थी कि पर्शिया के ऊपर क्या क्या अटैक्स थे, क्या क्या थ्रेट्स थे, राइट. फिर उन सब थ्रेट्स को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि नादिर शाह का प्लान ऑफ एक्शन क्या था, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए और फाइनली राजा को मार के असैसिनेट करके ही बिकम्स द शाह ऑफ पर्शिया. फिर उसके पास इन सब लड़ाइयों के बाद जो पर्शिया होता है वो वर्चुअली बैंकरप्ट हो जाता है. उसके पास बिल्कुल स्टेट ट्रेजरी ख़त्म हो जाती है, तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है. तो ही लुक्स एट वन स्टेप सोल्यूशन, दैट इज़ इंडिया, कि अगर मैं इंडिया पे इन्वेड कर लूँ तो शायद मैं अपने एम्पायर के फॉर्चून्स को रिवाइव कर लूँगा. फिर हमने बात करी नादिर शाह के इंडियन इन्वेजन की, किस तरह से वो इंडिया के अंदर इन्वेड करता है, राइट. आराम से इन्वेड कर पाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर था उसको बहुत टाइम से मुगल एम्परर्स निगलेक्ट कर रहे थे, राइट. और इस निगलेक्ट करने की वजह से, इस पे इग्नोर करने की वजह से नादिर शाह जब तक लाहौर नहीं आता तो उनको पता भी नहीं लगता. फाइनली जल्दी यहाँ पे हर एक प्रेपरेशंस होते हैं, बट फिर भी वो एक कॉमन डिफेंसिव प्लान के पे डिसाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 13 फरवरी 1739 को हमने देखा, बैटल ऑफ करनाल की मैंने बात करी थी, दैट नादिर शाह क्रशेस द मुगल आर्मी. फिर फाइनली हमने देखा कि नादिर शाह के अटैक की वजह से मुगल एम्पायर को क्या क्या डैमेज फेस करना पड़ा. सबसे पहले हमने देखा था कि एक इररिपेरेबल लॉस टू प्रेस्टीज था. फिर मैंने बताया कि किस तरह से जो मुगल वीकनेसेस थी वो एक्सपोज कर दी गई बाय नादिर शाह, किसको, टू मराठास एंड टू द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. जो इस समय मराठास अभी तक रिस्ट्रिक्टेड थे यहाँ पे डेक्कन में, वो धीरे धीरे उनको पता लग जाता है तो वो नदर्न एक्सपेंशन ज़्यादा फोर्सफुली और विगरसली शुरू कर देते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके अलावा जो और ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं उनको पता लग जाता है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को, कि मुगल एम्पायर वीक हो चुका है और अब हम अटैक कर सकते हैं या फिर टेरिटोरियल पावर के लिए लड़ सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं मुगल एम्पायर को. एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो गया और इकोनॉमी कंप्लीटली रूइन हो गई. फिर इस सब की वजह से जो पेजेंट था उसके ऊपर सारा बर्डन आ गया उसके शोल्डर्स पे, और उसके ऊपर जो ऑपरेशन था वो बढ़ना शुरू हो गया. फिर एक और चीज़ क्या बताई थी कि काबुल जो था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, बट वो सिटी जो थी वो रिवर इंडस के वेस्ट में लाई कर रही थी. और वेस्ट में लाई करने की वजह से नादिर शाह ने क्या बोला था कि रिवर इंडस के वेस्ट में जितनी भी टेरिटरीज है मुगल एम्पायर की, वो सब मैं अपने एरिया के अंदर अटैच कर रहा हूँ. एंड ही सीडेड ऑल द टेरिटरीज लाइंग ऑन द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस. तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन आफ्टर 1739 1740, कि मुगल एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट होता है नादिर शाह की इन्वेजन के बाद, उसके आफ्टर मैथ क्या आते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि मुगल एम्पायर सरप्राइजिंगली रिवाइव कर जाता है थोड़ा सा नादिर शाह के जाने के बाद. ये अचानक से हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, बट ये जो रिवाइवल था ये बहुत ही डिसेप्टिव था और सुपरफिशियल था. अचानक से आपको पता लग जाता है कि नहीं, ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, और फिर से स्टैग्नेशन आ जाता है मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के अंदर. मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है 1748 के अंदर, और 1748 में मोहम्मद शाह की डेथ के बाद वही होता है जो हर मुगल एम्पायर की डेथ के बाद होता है, सिविल वॉर हो जाती है देश के अंदर, दैट लीड्स टू वॉर ऑफ सक्सेशन. सारे के सारे मिलिट्री कमांडर्स आपस में लड़ जाते हैं, मुगल नोबल्स होते हैं कोर्ट के अंदर वो आपस में भिड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होता है प्रॉपर्टी को और पीपल को और टैलेंट को, जिसकी वजह से वही सेम कंडीशंस हो जाती हैं जो हर बार वॉर ऑफ सक्सेशन में होता है. ठीक है, अब क्या होता है, नादिर शाह तो एंटर नहीं करता, इन्वेड नहीं करता, बट मैंने आपको बताया था कि नादिर शाह के इन्वेजन की वजह से जो एक वाइटल लाइन ऑफ डिफेंस था वो इफेक्ट कर गया था. यानी कि इसके बाद, नादिर शाह के इन्वेजन के बाद, अब कोई भी और अगर इन्वेडर आएगा तो उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, नादिर शाह से भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा अंदर इन्वेड करना और एंटर करना. तो हम अब देखते हैं कि 1748 के बाद से लेके 1767 तक नादिर शाह का जो सबसे ट्रस्टेड नोबल था, ये सबसे जो पावरफुल नोबल था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, राइट. अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का जो सबसे ट्रस्टेड नोबल था वो अब इन्वेड करता है इंडिया के अंदर. अहमद शाह अब्दाली 1761 के अंदर मराठास के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है और मराठास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर डिफीट भी कर देता है. तो ये हमने देखा किस तरह से नादिर शाह का एबल रूलर या उसका सबसे खास आदमी, सबसे खास जो नोबल था, वो इन्वेड करता है इंडिया के अंदर. 1748 से स्टार्ट करते करते कंटिन्यूस इन्वेजन्स करता रहता है 1767 तक, और फाइनली हम देखते हैं कि 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को क्रश भी कर देता है. बट एक खास चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है,
हम क्या देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह इतनी आसानी से इन्वेड तो कर रहे हैं, बट वो यहाँ कभी भी सेटल नहीं कर रहे, राइट। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह नेवर फाउंडेड अफगान किंगडम इन इंडिया। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि इंडिया पे वो इन्वेड करके इंडिया के अंदर सेटल कर रहे हैं या इंडिया को इंक्लूड कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं अपने टेरिटरी के अंदर। वो यहाँ से बस लूटते थे और अपने एरिया वापस चले जाते थे। इसका रीज़न ये था क्योंकि उनको पता था कि हम ज़्यादा एरिया अगर एक्सपेंशन के लिए जाएंगे तो हम उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे, हम अपने एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। और अगर हमने ज़्यादा एरिया करने की कोशिश करी, अफगान किंगडम यहाँ फाउंड किया, इस वजह से शायद हम अपने पर्शिया पे निगलेक्ट ना करना शुरू कर दें और वही ना हो जो मुगल एम्पायर के साथ हुआ था। तो इसलिए उन्होंने अपने एम्पायर पे ही कॉन्सेंट्रेट किया और इंडिया को बस इस्तेमाल किया वेल्थ के लिए या रिसोर्सेज के लिए। वो यहाँ से बस लूटते थे और लेके चले जाते थे, यहाँ पर सेटल नहीं होते थे बिल्कुल भी। और इसी वजह से अहमद शाह अब्दाली के जो सक्सेसर्स थे, आने वाले जो उसके सक्सेसर्स थे, दे कुड नॉट इवन रिटेन द पंजाब एंड लॉस्ट इट टू 6 चीफ्स। हमने देखा था ना कि इंडस रिवर के वेस्ट में सारा एरिया उन्होंने पहले ले लिया था, पर्शियन टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर लिया था, बट इस एरिया को वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए। और अहमद शाह अब्दाली के मरने के बाद उसके जो सक्सेसर्स आए वो इस एरिया को अपने पास रख ही नहीं पाए एंड दे लॉस्ट दिस एरिया टू 6 चीफ्स। 6 चीफ्स ने ये वाला एरिया वापस कॉन्कर कर लिया और इंडियन टेरिटरी के अंदर वो ले आए। अब हम देखते हैं कि 1759 के अंदर, अब हमने देखा था कि 1748 के अंदर मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है। तो मोहम्मद शाह की डेथ के बाद कुछ छोटे छोटे रूलर्स आते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो रहते हैं। फाइनली 1759 के अंदर कौन बैठता है थ्रोन पे? शाह आलम सेकंड, राइट। शाह आलम सेकंड 1759 पे मुगल एम्परर बन जाता है, ठीक है। बट वो उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसका वज़ीर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और अपने वज़ीर के डर से उसको वो डिस्पोज ऑफ तो कर नहीं सकता। अगर उसको डिस्पोज ऑफ करेगा तो उसको लगता है, ये डर था कि वज़ीर अपनी पावर का इस्तेमाल करके शाह आलम को ही मरवा देगा। तो इसलिए उससे डर के भागते हुए पूरे देश में वो भागता रहता है कि मैं कभी यहाँ जाता है, कभी डेक्कन में जाता है, बट अपने एम्पायर पे नहीं रहता कोर्ट में। अगर उसको लगता है कि मैं यहीं स्टे करूँगा तो शायद वज़ीर अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे मरवा देगा कोर्ट में, इसलिए वो घूमता रहता है। ही वॉन्डर्स थ्रू आउट द कंट्री इन फियर ऑफ हिज ओन वज़ीर, ठीक है। अब शाह आलम की अगर हम छोटी सी बात करते हैं तो शाह आलम वॉज समवन विद एबिलिटी एंड करेज। शाह आलम ऐसा रूलर था जिसके पास कुछ एबिलिटी और करेज थी, यानी कि वो इतना तो केपेबल था कि अगर उसके पास वो एक सही टाइम पे आता तो शायद एक सही डायरेक्शन दिखा सकता था मुगल एम्पायर को। बट दिस वॉज अ टाइम व्हेन मुगल एम्पायर वॉज बियॉन्ड रिडेम्पशन। अब चांस ही नहीं थी कि मुगल एम्पायर रिवाइव हो सके, यहाँ से कंप्लीट उसका डिसइंटीग्रेशन और डीके तय था, ठीक है। 1764 के अंदर अगर हम देखें, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर शाह आलम सेकेंड जो है वो हेल्प करता है मीर कासिम की और शुजाउद्दौला की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। ऑल्दो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अकेले ही इन तीनों इंडियन आर्मीज़ को क्रश कर देती है, बट फिर भी ये दिखाता है कि शाह आलम यानी कि मुगल एम्परर एक फाइनल कोशिश करते हैं अपने एम्पायर को बचाने की, बट उसमें वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। सो वी सॉ दैट 1764 मीर कासिम को ज्वाइन करता है और शुजाउद्दौला को ज्वाइन करता है शाह आलम सेकेंड फॉर द बैटल ऑफ बक्सर। दे वर डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेज दिया शाह आलम सेकेंड को यानी कि मुगल एम्परर को इलाहाबाद एज अ पेंशनर, या कि तुम यहाँ रहो और हम तुम्हारे पेंशन तुम्हें भेजते रहेंगे इलाहाबाद में, ठीक है। 1772 के अंदर शाह आलम सेकेंड जो है वो मुगल या ब्रिटिश शेल्टर जो है वो छोड़ देता है एंड ही गेट्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय मराठाज इन दिल्ली, ठीक है। हमने क्या देखा कि 1764 में पहले वो 1759 में बैठ गया थ्रोन पे, 1764 में वो लड़ाई लड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सफुली उसको इलाहाबाद भेज देती है और वहाँ पे उसको पेंशनर बना के रखती है अपने खुद के पैसों पे। बट 1764 से लेकर 1772 तक रहने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं मराठास के शेल्टर के अंडर रहूँगा, दिल्ली के अंदर ही रहूँगा, ठीक है। फिर फाइनली 1803 का टाइम आता है। 1803 में ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेती है। ये वाला फैक्ट मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर में कि फाइनली ये होता है कि 1803 के अंदर जो मुगल रूल होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है क्योंकि दिल्ली को ऑफिशियली कैप्चर कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 के अंदर। अब 1803 से लेके 1857 का वो टाइम है कि मुगल डायनेस्टी वॉज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड एंड द एम्परर्स जस्ट अ पॉलिटिकल फ्रंट फॉर ब्रिटिश, यानी कि बस वो ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल करती थी ब्रिटिश, वरना एक तरह से हम कह सकते हैं एम्पायर मुगल का कंप्लीटली ख़त्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। इनफैक्ट हुआ क्या था कि 1759 में जब हमने देखा था 1759 में शाह आलम थ्रोन पे बैठता है, उस टाइम से एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुगल आर्मी जो थी मोर और लेस डिसबैंड हो गई थी कम्प्लीटली, यानी कि उनकी मुगल आर्मी जो थी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, डिटीरिएट हो गई थी और अब वो फिजिकल पावर कहलाने के लायक नहीं थे कि उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी। बट 1759 से लेके भी
1857 तक हम देखते हैं, 1857 में जब रिवोल्ट होता है तो वो बहादुर शाह को एमर्ज करते हैं एज द पॉलिटिकल सिंबल, है ना, कि पूरे देश के पॉलिटिकल सिंबल ऑफ यूनिटी बहादुर शाह इमर्ज करता है, जो इस समय मुगल एम्परर होता है। 1759 में वो एम्पायर अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ खो देता है, बट 1857 तक क्यों नॉमिनली हेड बनते हैं, इसका रीज़न ये होता है बिकॉज ऑफ द पावरफुल होल्ड दैट द मुगल डायनेस्टी हैड ऑन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल, कि ऑल्दो उसने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ खो दी थी, बट हर एम्पायर की एक इमेज होती है, एक पर्सपेक्टिव होता है हर इंसान का एक एम्पायर को लेके। तो मुगल एम्पायर को अभी भी देखा जाता था एज द पॉलिटिकल सिंबल ऑफ यूनिटी, कि देश का राजा अभी भी कौन है, मुगल एम्पायर। अगर हम पॉलिटिकल यूनिटी की बात करें पूरे देश की, एक ऑल इंडिया एम्परर, एक ऑल इंडिया रूलर की तरह किसको देखा जाता था, मुगल एम्परर को देखा जाता था अभी भी, ऑल्दो उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। तो यही रीज़न था 1759 से लेके 1857 तक कंटिन्यूएशन होने का, दैट इट हैड अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल होल्ड, मुगल डायनेस्टी हैड अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल होल्ड ऑन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल, वॉट एज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ द कंट्री, राइट। वो देश के पॉलिटिकल सिंबल की तरह काम करते हैं कि यूनिटी का सिंबल मुगल एम्परर है या एम्पायर है, इसकी वजह से वो कंटिन्यू कर पाती है, वरना उसके पास और कोई रीज़न नहीं था कि वो 1759 में ही कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती। इसके साथ हमने एक तरह से चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं ना, उन कॉजेज़ को, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अभी तक मैंने आपको एक हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया कि क्या क्या हुआ, किस तरह से 1707 में औरंगजेब आया, फिर बहादुर शाह आया, फिर जहांदार शाह आया, फिर हमने जुल्फ़िकार खां की बात करी, सैयद ब्रदर्स की बात करी, निज़ामुल मुल्क की बात करी, मोहम्मद शाह की बात करी, नादिर शाह के इन्वेजन की बात करी। मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दिया कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या क्या हुआ। अब जो चीज़ें हमने एक वेग तरीके से पढ़ी थी, हम उनको पॉइंटर्स में, कि किस तरह से हम एक आंसर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको मेंस में GS1 में आंसर लिखना है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो उसके हम क्या क्या पॉइंट प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब आगे। अब अगर हम बात करें अबाउट द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो हमने क्या देखा, दैट देयर आर मैनी फैक्टर्स या मैनी कॉजेज जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। जब इतना बड़ा एम्पायर डिसइंटीग्रेट या डीके करता है तो वो एक सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं कर सकता। मैनी फैक्टर्स कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। जो ये डिक्लाइन का शुरुआत थी या इसकी जो बिगिनिंग थी, वो कहाँ से शुरू होती है, औरंगजेब के रूल से। औरंगजेब का जो लॉन्ग रेन था, लगभग 49 ईयर्स का, वहीं से एम्पायर की जो नींव होती है, फाउंडेशन होती है, वो बिखरना या शेक करना शुरू हो जाती है। औरंगजेब ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, उसने इनहेरिट किया था एक बहुत बड़ा एम्पायर, यानी कि शाहजहाँ के बाद जब औरंगजेब आया तो उसको बहुत बड़ा एम्पायर मिला था, बट फिर भी उसने एक पॉलिसी अपनाई एक्सपेंशन की इंस्टेड ऑफ कंसीलिएशन। उसको मैंने आपको पहले बताया कि उसने कंसीलिएट करना चाहिए था अपने एम्पायर को, जितना उसके पास था उसमें ही खुश रह के उसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए थी और उसमें डीप करने चाहिए थे अपने रूट्स मुगल एम्पायर के। बट इंस्टेड ऑफ कंसीलिएटिंग उसने फर्दर एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई और इग्नोर कर दिया अपने एग्जिस्टिंग एम्पायर को, जिसकी वजह से एक बहुत पॉलिटिकल एरर था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डैमेज झेलना पड़ा मुगल एम्पायर के लिए, ठीक है। अब रियलिटी क्या थी इस टाइम पे, कि औरंगजेब चाहता था कि मैं एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाऊं, एक पैन इंडिया एम्पायर बनाऊं, बट रियलिटी इस टाइम पे ये थी कि देश की पॉलिटिकल और कल्चरल सिचुएशन ये थी कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था, कि एक राजा बीच में बैठे दिल्ली के अंदर और पूरे देश पे राज करे। अभी सोसाइटी या कल्चर इस तरह से डेवलप नहीं हुआ था। इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, एक ऑल इंडिया एम्पायर बनने वाले एलिमेंट्स नहीं थे, बट औरंगजेब फिर भी चाहता था और उसने पूरी कोशिश करी कि उसको एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाओ, बट उसमें वो अनसक्सेसफुल हो गया, जिसकी वजह से उसने अपने एग्जिस्टिंग एम्पायर को भी इग्नोर और निगलेक्ट करना शुरू कर दिया और एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो रियलिटी ये थी दैट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री वॉज नॉट रेडी एट दिस मोमेंट टू बिकम एन ऑल इंडिया एम्पायर, और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कंट्री के ऊपर पॉसिबल नहीं था, ठीक है, राइट। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है औरंगजेब का फेलियर इन एडमिनिस्ट्रेशन। फेलियर इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम कह सकते हैं फेलियर इन स्टेट्समैनशिप, ठीक है, कि औरंगजेब की क्या क्या गलतियां थी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर होने की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगजेब की मराठा पॉलिसी के बारे में, राइट। औरंगजेब की मराठा पॉलिसी जब हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट टू द फुल द मराठा डिमांड ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी।
मराठास क्या चाहते थे कि इस टाइम पे हमको जो है रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, जितना एरिया हमारे पास है वहाँ पे हमको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली रूल करने दो। बट औरंगज़ेब ने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, उसने गलती क्या करी मराठा पॉलिसी के अंदर ही अंडरमाइंड द पावर ऑफ शिवाजी एंड मराठा सरदार्स। उसने बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया। उसने सोचा कि शिवाजी और जो और मराठा सरदार से इतनी छोटी पावर है वो क्या ही कर लेंगे। ये उसने बहुत गलत करा। उसने गलत भांपा शिवाजी को और मराठा सरदार्स को। वो एक ऐसी पावर थे जो क्रश नहीं किए जा सकते थे। ठीक है। तीसरी उसकी गलती ये थी कि अगर हम देखें अकबर से उसको कंपेयर करें, अकबर व्हेन प्लेस्ड इन अ सिमिलर सिचुएशन, उसने अलायंस बना ली थी राजपूत और मराठास के साथ। अगर हम कंपेयर करें औरंगजेब और अकबर के रेन को, तो अकबर ने अलायंसेस बना ली थी, अच्छी दोस्ती या फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बना ली थे राजपूत और मराठास के साथ। बट औरंगजेब ने क्या पॉलिसी अपनाई? ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। ठीक है, मराठास के ऊपर सप्रेस करना शुरू कर दिया। इसके ये सारे फ्यूटाइल कैंपेन्स जो थे मराठास के खिलाफ वो सारे अनसक्सेसफुल हो गए। ठीक है, हमने देखा कि मराठास के अगेंस्ट वो बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था, और ये जो सारे के सारे इसके अटेम्प्ट्स थे मराठास को सप्रेस करने के, इसकी वजह से इसने नॉर्थ वेस्ट के अंदर सारा निगलेक्ट कर दिया और इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं जिसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि नादिर शाह इन्वेड कर देता है। ठीक है, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम नॉर्थ फॉर लगभग 25 ईयर्स, राइट। हिज एबसेंस फ्रॉम नॉर्थ फॉर 25 ईयर्स। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे कि नॉर्थ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसरप्ट हो गया। दूसरा, नॉर्थ में जो एम्पायर का प्रेस्टीज था उसको सफ़र करना पड़ा। दूसरा, जो उसकी आर्मी थी वो धीरे धीरे इनडिसिप्लिन होना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न या सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस बताया कि नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जिसकी वजह से फर्दर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स ईजी हो गए। उसके बाद नॉर्थ में ही जो लोकल ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस होना शुरू कर दिया, और उन्होंने सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कार्व आउट करना शुरू कर दिया, जैसे बंगाल हम देखते हैं और अवध हम देखते हैं। ठीक है, ये सारे डिफेक्ट्स थे उसकी मराठा पॉलिसी के अंदर। एक और इसका रीज़न ये था कि मराठास इतने ज़्यादा सप्रेस हो गए कि उनको पता लग गया कि अब अगर हम इतनी छोटी पावर रहते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमको अपना नॉर्थ या नदर्न एक्सपेंशन शुरू करना पड़ेगा। तो एक क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ उसकी मराठा पॉलिसी का? दैट मराठास डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर नदर्न एक्सपेंशन टू फर्दर वीकन द मुगल एम्पायर। सेकेंड, हम देखते हैं राजपूत पॉलिसी की बात करते हैं। अभी हमने क्या क्या बात कर रहे थे? सबसे पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, कि उसने एज अ स्टेट्समैनशिप उसकी क्या क्या गलती थी, और फिर हम देखेंगे मराठा पॉलिसी, और अब हम देखने वाले हैं राजपूत पॉलिसी। राजपूत पॉलिसी जब हम बात करें तो राजपूत अलायंस और मिलिट्री सपोर्ट जो था वो मुगल एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हुआ करता था पास्ट में, राइट। कि राजपूत से अच्छे रिलेशंस रखना, हम अकबर के टाइम पे अकबर और जोधा की बात करते हैं, या फिर और राजपूत अलायंसेस थे, या राजपूत का जो मिलिट्री सपोर्ट मिलता रहा है पास्ट में मुगल एम्पायर को, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत डोमिनेंट फैक्टर प्ले करता है मुगल एम्पायर की स्ट्रेंथ का, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था मुगल एम्पायर की स्ट्रेंथ का। बट अब उसकी राजपूत पॉलिसीज़ की वजह से, औरंगजेब की राजपूत पॉलिसीज़ की वजह से राजपूत्स ने अपनी लॉयल्टी छोड़ दी टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर। ठीक है, उसने क्या किया? ही रेज्ड जसवंत सिंह जो मारवाड़ का था, एंड जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह जो आम्बेर का था, टू हाई रैंक्स। यानी सबसे पहले उसने क्या किया? इन दोनों को बहुत हाई मनसबदारी दे दी, बहुत हाई सूबेदारी दे दी। बट ये उसका एक श्रूड डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट था कि एक बार मैं इनको इंक्रीज़ कर दूं, एक बार खुश कर दूं, बाद में इनका मैं एम्पायर सीज कर लूँगा। ठीक है, तो उसने क्या किया? पहले तो उन चापलूसी करके उनको छोटे छोटे कंसेशंस दिए, और जय सिंह और जसवंत सिंह को हाई रैंक्स दे दी, हाई मनसबदारी दे दी। बट ये उसका एक अटेम्प्ट था टू लेटर टेक बैक देयर पावर, कि बाद में वो उसकी पावर, इनकी पावर वापस ले सके। और इसकी वजह से राजपूत को समझ आ गया कि चाहे हम कितने भी लॉयल हों मुगल्स के खिलाफ, ये हमेशा हमको बिट्रे ही करेंगे, कि औरंगजेब के लिए पर्टिकुलरली था। एंड इट लेड टू द विड्रॉल ऑफ राजपूत लॉयल्टी फ्रॉम मुगल एम्पायर, और राजपूत ने अपनी जो लॉयल्टी थी वो छोड़ दी मुगल एम्पायर के प्रति। फिर हम देखते हैं कि जो लगातार वॉर्स होती रहीं, कॉन्स्टेंट राइवलरी इनके बीच में जो थी राजपूत्स और मराठास के बीच में, इट इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन अपर क्लास हिंदूज एंड अपर मुस्लिम्स। ठीक है, जो सोसाइटी के अपर हिंदूज और अपर मुस्लिम्स थे उनके बीच में जो गैप था वो वाइडन होना शुरू हो गया, क्योंकि मुस्लिम्स रिप्रेजेंट करते थे अपर क्लास, मुगल्स रिप्रेजेंट करते थे अपर क्लास मुस्लिम्स, और राजपूत रिप्रेजेंट करते थे अपर क्लास हिंदूज। इनके बीच में लड़ाई का मतलब हिंदू और मुस्लिम डिसयूनिटी का शुरुआत। इसकी वजह से एक वॉल भी बनना शुरू हो गया अपर क्लास हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, और इसने फर्दर वीकन कर दिया एम्पायर को। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सतनामी, जाट एंड सिख अपराइजिंग्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं अभी भी औरंगजेब की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के बारे में, उसके स्टेट्समैनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले हमने उसके मराठा पॉलिसी के बारे में बात करा,
दूसरा हमने देखा उसकी राजपूत पॉलिसी, और तीसरा अब हम देखने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर ऐसी क्लासेस जो थी जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया, जो ओरिजिनली पेजेंट क्लासेस थी उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बाय द मुगल रेवेन्यू ऑफिशियल्स। जो मुगल रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले ऑफिशियल्स थे, ज़मींदार थे या नोबल्स थे या स्टेट खुद था, वो बार बार कंप्लीटली ऑपरेस कर रहा था पेजेंट्स को, जिसकी वजह से पेजेंट अपराइजिंग्स हुई। ये पेजेंट अपराइजिंग्स बेसिकली क्या कहती हैं? सबसे पहले सतनामीज, दूसरा जाट्स और तीसरा सिख्स, राइट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे? एट द नर्व सेंटर दिल्ली। दिल्ली जो थी, जो बिल्कुल नींव थी एम्पायर की, वहाँ पे इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। और दिल्ली पे रिवोल्ट करने का मतलब पूरे एम्पायर की फाउंडेशंस को शेक करना, ठीक है। तो तीसरा हमने क्या फैक्टर देख लिया? पेजेंट अपराइजिंग्स की हमने बात कर ली। दीज पेजेंट अपराइजिंग्स वर एट द वेरी नर्व सेंटर ऑफ मुगल एम्पायर, दैट इज एट दिल्ली। जो सीट थी मुगल एम्पायर की दिल्ली, वहीं पे ये अपराइजिंग्स कर रहे थे, वहाँ रिवोल्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मुगल एम्पायर को। ऑल्दो ये जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे, इनका नंबर कम था, राइट, दे वर फ्यू इन नंबर, बट स्टिल दे वर वेरी सिग्निफिकेंट। वो इस वजह से, बिकॉज दे वर वेरी पॉपुलर इन कैरेक्टर। वो लोग सारे के सारे पेजेंट्स थे और उनसे रिलेट करना बहुत आसान था और बहुत ईजी था और लोगों के लिए और पेजेंट्स के लिए जो पूरे देश में थे। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी। यहाँ पे जितने भी सारे और पेजेंट्स थे वो आराम से रिलेट कर पा रहे थे इस नर्व सेंटर पे जो सारे पेजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे। ऑल्दो इनका नंबर कम था, बट ये पेजेंट्स थे और पेजेंट्स से रिलेट करना बहुत आसान था देश के और रियॉट्स और फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, क्या डिस्कस कर लिया? औरंगजेब की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की हम बात कर रहे थे, 3 हमने चीज़ें देख ली, मराठा पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी और पेजेंट अपराइजिंग्स। हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कॉजेज़ के साथ मुगल एम्पायर के। आई होप you liked the lecture, and if you did, then give it a thumbs up and subscribe to the channel. Have a nice day.